आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजकरण गुप्ता और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशेष कक्षा पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके बुक का सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों, मेरा नाम राजकरण गुप्ता और मैंने अपनी 12th क्लास DAV स्कूल से करी है और मैं अभी DLED कर रहा हूँ। और आप मेरे से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं। तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था होती क्या है ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ तो शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब वहाँ पे गुट निरपेक्ष जो आंदोलन के जो देश थे, उन्होंने क्या किया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब वो किस प्रकार निभाया था, उन्होंने क्या किया था, मध्यस्थता तो करवाया था। आपने देखा कि मध्यस्थता करवाया गया, ठीक है। मध्यस्थता के साथ मतलब कि समझौते भी कराए गए। तो कई प्रकार के हमने देखा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी भूमिका निभाई। वहीं पर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल देश थे, उनको क्या दर्जा मिल गया, उनको मिला अल्पविकसित देश का दर्जा। इनको अल्पविकसित देश कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में वही देश शामिल थे जो क्या थे, बेसिकली अभी अभी स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र, जैसे कि भारत अभी स्वतंत्र हुआ था, श्रीलंका, ठीक है, अफ्रीका के कुछ देश अभी स्वतंत्र हुए थे। तो उन देशों को क्या किया गया था, अल्पविकसित देशों का दर्जा मिला था। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आगे हम समझते हैं कि इन देशों के सामने देखो, जो अल्पविकसित देश थे, इन देशों के सामने सबसे मुख्य जो चुनौती थी वो थी आर्थिक विकास। आर्थिक विकास अपना करना, ये इनके सामने क्या थी, सबसे बड़ी चुनौती थी। अब ये आर्थिक विकास और अपनी जनता को गरीबी से उबारने की इनके सामने सबसे मुख्य चुनौती थी। और इन देश, अगर ये देश अगर जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में जो शामिल देश थे, वो अपना अगर आर्थिक विकास नहीं करते तो क्या हो सकते थे, वो फिर से गुलाम हो सकते थे। फिर से किसी न किसी देश के वो गुलाम हो जाते। मान लीजिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर मान लीजिए वो USA में चले जाते तो USA के दबदबे में वो आ जाते हैं, या USSR के दबदबे में आ जाते हैं। तो इसीलिए इनको भी बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना था। तो यहाँ पे भारत ने तो एक अच्छा कदम उठाया विदेश नीति के तौर पर। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो तो जवाहरलाल नेहरू। और उनकी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट नीति है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट पे हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो अल्पविकसित देश थे उनके सामने अब वहाँ पे क्या हुआ, अल्पविकसित देशों के सामने एक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा को जन्म दिया। अब एक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की एक धारणा आई, ठीक है, एक कोई विचारधारा आई। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली यूएनओ के बारे में हम 6th चैप्टर में जानेंगे कि वहाँ पर यूएनओ है क्या। बेसिकली ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यूएनओ में क्या हुआ था, 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार यानी कि जो ट्रेड है, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको अंकटाड भी कहते हैं। तो एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आया था कि अंकटाड में क्या मुख्य चार बातें कही गई थी, वो बताइए। तो देखो, अंकटाड में क्या हुआ, अंकटाड ये कंफ्यूज मत होना, अंकटाड क्या है, एक प्रकार का आपका एक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि नेशन वाइज जो कंट्री होते हैं वो आके बैठते हैं और किसी भी मुद्दे पर वो अपना मत वगैरह रखते हैं। और वहाँ पे कोई कानून वगैरह बनाए जाते हैं। तो व्यापार से संबंधित कानून बनाए जाते हैं। तो अंकटाड में एक रिपोर्ट आई, ठीक है। अंकटाड का फुल फॉर्म ये है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस नाम से एक रिपोर्ट आती है, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट करके एक रिपोर्ट आती है। कब आती है, 1972 में। कहाँ पे आती है, अंकटाड में आती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो रिपोर्ट थी, इसके अंदर क्या थी, मुख्य 4 बातें कही गई थी। अभी 4 बातें कौन सी थी देखते हैं। तो ये जो मुख्य 4 बातें थी, पहली बात तो ये थी, ये पहली थी, दूसरी, तीसरी और ये चौथी।
तो ये 4 बातें मतलब कि इस अंकटाड सम्मेलन में कही गई थी। पहली क्या कही गई थी? पहली कही गई थी कि इन देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी। ठीक है, 3 नहीं है कुछ भी, पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी। ये मिस टाइप हो गया। हाँ, और दूसरी बात यहाँ पे कही गई थी, दूसरी बात, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी कैसी होगी? प्रौद्योगिकी की जो मंगाई जा रही जो प्रौद्योगिकी है वो उसकी लागत कम होगी। प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी होगी, मान लीजिए लैपटॉप मंगाया या कुछ भी, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसकी लागत क्या होगी? कम होगी। तो ये बातें कही गई थी। और तीसरी बात थी प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा। अब ये समझने वाली बात है कि प्राकृतिक संसाधन क्या। अब इससे पहले क्या था? 1947 से पहले भारत पे किसने राज किया था? अंग्रेजों ने। तो उस समय क्या था? जितने भी भारत में प्राकृतिक संसाधन थे उस पर किनका नियंत्रण था? ब्रिटेन का था। किनका था? ब्रिटेन का था। लेकिन अब इसमें ये बातें कही गई कि अब जो ये प्राकृतिक संसाधन है, जिस देश के पास अपनी प्राकृतिक संसाधन है उस देश का ही अपना उस पर क्या होगा? नियंत्रण होगा, और किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं होगा। ये बातें कही। और चौथी जो बातें कही गई वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इसमें ये बातें कही गई कि अल्पविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी। अब जो मैं अभी यूएनओ की बात कर रहा था आपके सामने, तो यूएनओ है, ठीक है, या फिर कोई भी है, WHO है, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वहाँ पे क्या होगा? इनकी भूमिका को बढ़ाई जाएगी जो अल्पविकसित देश थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वाला जो एक टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम अगर इस पर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वहाँ पे आंसर उसका बताऊँगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे है भारत और शीत युद्ध। अब यहाँ पे हम बात करने वाले भारत और शीत युद्ध। भारत ने शीत युद्ध में 2 स्तर पे भूमिका निभाई थी। कितने स्तर पे? 2 स्तर पे। पहले स्तर ये थी और दूसरी स्तर ये थी। अब ये एक एक करके इन दोनों स्तरों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्तर ये थी कि भारत ने एक सजग रूप में, कैसे? सजग और सचेत रूप से महाशक्तियों से खुद को अलग रखा। भारत ने क्या किया? अपने आप को सजग रूप में अपने आप को दोनों महाशक्तियों से अलग रखा। एक तो यूएसए था और दूसरा था आपका यूएसएसआर। तो भारत ने क्या कहा था? ना हम यूएसए की तरफ जाएंगे, ना हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, ना हम सोवियत संघ में जाएंगे, ना अमेरिका में जाएंगे। हम रहेंगे भाई अलग, तुम चाहे कुछ भी करो। तो भारत ने कहा हम तो जाएंगे गुटनिरपेक्ष में। तो भारत और जितने भी नव स्वतंत्र देश थे अफ्रीका अमेरिका के, वो सब किस में चले गए? नॉन अलाइज मूवमेंट में चले गए। और कुछ कंट्री यहाँ यूएसए के साथ चले गए, ठीक है, और कुछ कंट्री यूएसएसआर के साथ चले गए। तो ये हुआ। तो यहाँ पर भारत ने एक अच्छी, मैं कहता हूँ कि भारत ने यहाँ पर एक बहुत सोच समझ के और अपनी विदेश नीति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हुए ऐसी भूमिका निभाई, और काफ़ी भारत के लिए अच्छा है। क्योंकि आज के भी डेट में हम देखते हैं अगर भारत को मदद चाहिए होता है अमेरिका या सोवियत संघ से, तो दोनों ही मदद करते हैं। सोवियत संघ तो अब तो नहीं रहा, अब रूस है उसकी जगह पे, तो रूस भी हमारी मदद करता है और अमेरिका भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी एक साइड नहीं है। अगर एक साइड होने से क्या होता है कि यार हमारी जो डिप्लोमेसी होती हैं या जो हमारे विदेश नीति होते हैं दूसरे देश के प्रति, वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो हम एक तरफ, हमारा किसी की तरफ झुकाव नहीं है, हम सबसे मिलजुल के रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम शांति के साथ रहें, हम पीसफुली रहने के लिए हम जाने जाते हैं पूरे विश्व में। और हमारी यार कल्चर भी बहुत एकदम ज़बरदस्त है, और हम सब जानते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है। चलो ये बात हो गई। अब दूसरी बातें हम करते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि भारत ने क्या किया? भारत ने नव स्वतंत्र देशों को महाशक्ति के खेमों में जाने से, ठीक है, खेमों में जाने से क्या किया? रोका और पुरजोर विरोध किया कि भाई जो अब नव स्वतंत्र देश हुए हैं वो किसी भी महाशक्ति में ना जाएं, वो मतलब कि अपना एक अलग वजूद बनाएं। तो भारत ने 2 स्तर पे भूमिका निभाई। हमने देख लिया अब दोनों स्तर
तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत ने शीत युद्ध में कितने स्तर पर भूमिका निभाई, तो 2 स्तर में, तो आप ये दोनों स्तर एग्जाम में बता सकते हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर अब भारत की ये नीति न तो नकारात्मक थी न ही निष्क्रिय। अब जो भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी वो तो न नकारात्मक थी न ही निष्क्रिय थी। नेहरू जी ने भी कहा था जो गुट निरपेक्षता है वो कोई पलायन की नीति नहीं है। पलायन का मतलब होता है, यहाँ पलायन का मतलब हो गया भाग जाना, ठीक है। तो जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो पलायन की नीति ही नहीं थी। पलायन का नीति होता है भाग जाना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले से या किसी भी फैसले लेने से भागना। तो ऐसा हम भारत ने किया ही नहीं, ठीक है। तो ये मतलब कि आलोचना करते हैं इस प्रकार, अलग अलग जो देश हैं वो इस प्रकार आलोचना करते हैं अपनी। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। इसके विपरीत भारत ने कई मौके पर क्या किया, मध्यस्थता कराई। मध्यस्थता का एग्जाम्पल तो आप देख सकते हो कोरिया युद्ध में करवाया था, ठीक है। एक सेकेंड, कोरिया युद्ध में क्या करवाया था, मध्यस्थता करवाया था। अब आगे हम चलते हैं, गुट निरपेक्ष की नीति से भारत को क्या लाभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा है, हर बार एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एग्ज़ाम में आते हैं कि भारत को क्या लाभ हुआ अपनाने से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भारत को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से क्या लाभ हुआ। ऐसे इसका एग्जाम्पल हमने अभी तक जो भी हमने पढ़ा तो उससे आप मिला के लिख सकते हो। देखो पहली जो बात है उसको क्या लाभ हुआ ये देखते हैं। अरे भाई रुक जाओ, ठीक है। तो जो पहला लाभ हुआ वो ये था कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका लाभ था, ना कि महाशक्तियों का। तो सुपर पावर थे, लेकिन भारत किसी भी सुपर पावर के पक्ष में फैसले नहीं ले रहा था, वो अपने पक्ष में ले रहा था, वो अपना लाभ देख रहा था भारत। देखो विदेश नीति में यार, विदेश नीति कभी ना स्थिर नहीं रहता। अब ये सोचो कि हमारे जो रिलेशन हैं मतलब कि भूटान के साथ या किसी भी कंट्री के साथ हैं वो जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये प्रिडिक्शन लगाना भी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। क्योंकि जो विदेश नीति होती है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, सरकमस्टेंसेस या जो भी परिस्थितियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है विदेश नीति। तो गुट निरपेक्षता के कारण हमने क्या किया, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जिससे हमारा लाभ होता हो, ना कि महाशक्तियों का। पहला पॉइंट समझ में आया, बढ़िया। चलो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वो दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता था। देखो कैसे, अगर मान लो यूएसए है, यूएसएसआर है, मान लो यूएसए ने, हम मानने के लिए कह रहा हूँ, इंडिया पे क्या किया, दबाव डाला, ठीक है। इंडिया पे दबाव डालने की कोशिश किया, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या करता, यूएसएसआर की तरफ चला जाता। तो इसको नुकसान होता, बिल्कुल होता, क्योंकि एक मतलब कि इंडिया का उस समय और अभी भी आज की डेट में इंडिया का एक बहुत बड़ा वजूद है पूरे विश्व में। तो अब अमेरिका या सोवियत संघ जो थे वो अब इनकी अनदेखी नहीं कर सकता था, भारत को अनदेखी नहीं कर सकता था, ठीक है। और दोनों गुट में से कोई भी भारत को लेकर बेफिक्र नहीं हो सकता था, और ना ही धौस जमा सकता था। यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये लिख लेना, नहीं हो सकता था, ठीक है। चलो अब इससे है कि जिससे दोनों महाशक्ति में कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता, ये पॉइंट हमने देख लिया। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला टॉपिक आता है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना के कारण बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इवन ये टॉपिक भी आपके बुक का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब कवर करते हैं। हाँ देखो, भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति की पहली जो आलोचना है वो इस प्रकार की जाती है। क्या कहा जाता है कि जो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति है वो कैसी है, सिद्धांत विहीन है। मतलब कि कोई
प्रिंसिपल ही नहीं है, कोई इसका प्रिंसिपल बेस्ड ही नहीं है। अब हम न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं ना, तो न्यूटन का लॉ हमें पता है कि सेब जो है वो धरती पे गिरेगा, कोई भी ऊपर चीज जाएगा वो धरती पे ही गिरेगा। लेकिन अलग जो दूसरे देश है वो क्या बोलते हैं, भारत की जो विदेश नीति है वो सिद्धांत विहीन है, उसका कोई सिद्धांत ही नहीं है। भारत अपने राष्ट्रीय हित को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है। मैंने पहले कहा कि ये आलोचना किया जा रहा है भारत की, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसका कोई सिद्धांत नहीं है। पहली बात, वो सिद्धांत विहीन है। और दूसरी बात, भारत हमेशा बचता है कैसे फैसले लेने में, अंतर्राष्ट्रीय फैसले। अंतर्राष्ट्रीय फैसले क्या होते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के फैसले वो होते हैं जो पूरे देश के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू से ही मतलब कि पीसफुल कंट्री है, तो हम ऐसे फैसले नहीं लेते जिससे किसी को नुकसान हो, तो उसको ये सिद्धांत विहीन बताते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के व्यवहार में, वाह देखो क्या पॉइंट बोला है, भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। स्थिरता मीन्स स्टेबिलिटी। अब किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी होती है ना, मतलब कि स्थिर रहते हैं हम, लेकिन भारत के व्यवहार में स्थिरता ही नहीं है। ये कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कहने का मतलब ये है। और कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत की स्थिति विरोधाभास रही है, वो दूसरे देशों की महाशक्ति में शामिल होने का विरोध करता है, और जबकि भारत ने सन 1971 अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लॉजिक दिया, लॉजिक दे रहे हैं कि भाई भारत तो दूसरों को मना कर रहा है कहाँ पे जाने के लिए, आप यूएसएसआर की तरफ मत जाओ, ठीक है ना, आप यूएसएस की तरफ जाओ, यूएसए की तरफ जाओ। लेकिन अब यहाँ पे ये लॉजिक दे के लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लोग नहीं, बेसिकली जो देश हैं वो बोल रहे भारत ने तो यूँ कह दिया कि आप किसी भी गुट में शामिल मत हो, किसी भी महाशक्ति में शामिल मत हो। लेकिन भारत ने खुद क्या किया 1971 में, कब 1971 में, जब हमारा युद्ध हुआ था किसके साथ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें भारत किसकी साइड चला गया था, यूएसएसआर की तरफ चला गया था। कहाँ, यूएसएसआर की तरफ चला गया था। अब दोस्तों देखो, उस समय हमारी मजबूरी थी 1971 में, जब 1971 में युद्ध हुआ था, हम सेकंड बुक में देखेंगे। 1971 में जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जब थी और उस समय जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हमें मतलब कि हेल्प की ज़रूरत थी, हमें वेपन्स हथियार वगैरह चाहिए था, तो हमें मतलब कहीं से मिल नहीं रहा था। हमने अमेरिका से भी मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की थी। ठीक है, नहीं की उन्होंने। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन था, मैंने पहले ही कहा कि हम दोनों में से किसी की साइड जा सकते थे। तो हमें युद्ध जीतना था, तो हमने क्या किया, यूएसएसआर की मदद ली। किसकी मदद ली, यूएसएसआर की मदद ली। तो यूएसएसआर ने हमारी मदद की, ठीक है, यूएसएसआर ने हमारी मदद की, और मतलब कि हम क्या हुए, युद्ध जीत गए 1971 का, और एक बांग्लादेश नामक एक अलग कंट्री बन गया। तो इसकी आलोचना इस प्रकार की जा रही है कि भारत ने सन 1971 में क्या किया, सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया, बस ये कह रही हैं। तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर, वैसे ये इतना ही था इसमें, इस टॉपिक में आई थिंक बस इतना ही है, ठीक है। आपकी बुक में देख लेना एक बार। मेरे साइड से तो कंप्लीट हो गए हैं टॉपिक, ठीक है। आप अगर एक बार देख लीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और एक बात और, आपका जो हमारा जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं अब जल्दी। जो चैप्टर 2 है वो आपका फर्स्ट बुक से हम स्टार्ट करेंगे, जो दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब कि उसमें हम यूएसएसआर के बारे में बेसिकली पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए, अगला वीडियो मैं जल्दी ही डालूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पीपीटीज वगैरह खुद बनाने होते हैं और मैं अपनी तरह से नोट्स बनाता हूँ। तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कीजिए प्लीज़, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे से इंस्टा पे पूछिए, मैं आपके हर क्वेरीज का आंसर करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज़ राजकरण गुप्ता साइनिंग ऑफ।